दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चों का कल से हिंदी का एग्ज़ाम है और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे के एग्ज़ाम में एक आध दिनों का समय है। तो हालांकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों पे आप सभी से बात किया था, जिसमें लगभग मैंने 12 प्रश्न पर चर्चा किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। आज मैं आप लोगों को कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। केवल आर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि साइंस और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन एग्ज़ामों में ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट मैं क्वेश्चन को करता हूं। मैंने 12 प्रश्न आपको बताया था। आज हम लोग 13वां प्रश्नों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 13वां प्रश्न है कि गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन क्या है, ये रोज कहानी जो अज्ञे की कहानी है उससे यानी कि ये प्रश्न बनता है। गैंग्रीन क्या है, तो आप जानते हैं कि गैंग्रीन एक खतरनाक रोग होता है। गैंग्रीन क्या है, खतरनाक रोग है। और यह रोग जो होता है, जो कांटा चुभने से होता है। अगर किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाए, तो वह कांटा अगर नहीं निकाला जाता है तो वह एक जख्म बन जाता है और शरीर का वह अंग जो होता है धीरे धीरे सड़ने लगता है। और उसका एक ही इलाज है कि वैसी अवस्था में शरीर के उस अंग को क्या किया जाता है, काटा जाता है। शरीर को उस अंग को काट के हटाना पड़ता है, तो ही यह रोग क्या होता है, सही होता है, ठीक होता है। कभी कभी इससे रोगी को पीड़ितों की जान भी चली जाती है। तो यही क्या है, गैंग्रीन है। तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है, जो कांटा चुभने पर उसे नहीं निकालने के कारण जख्म बन जाता है, जो ऑपरेशन के बाद ही ठीक हो पाता है। और कांटा अधिक दिनों तक शरीर में रह जाने के कारण यह गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है और उसका प्रभावित अंग जो है, जो क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, ये व्याख्या करने वाला प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, व्याख्या करें। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, इसका व्याख्या करें। तो आप जानते हैं, आप व्याख्या कैसे लिखिएगा। आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत के अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है ना, जिसके लेखक क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इस निबंध में दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया का, ममता का, माया का, सहिष्णुता, कोमलता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। मतलब ममता, दया, कोमलता, सहिष्णुता, दयालुता, ये सब नारी के गुण होते हैं। लेकिन इन गुणों के कारण ही नारी क्या करती है, विनाश से बचाती है और नारी महान होती है ना, करुणा की सागर होती है। और अगर यदि पुरुष भी इन गुण को अंगीकार कर ले, अगर पुरुष भी गुण को अपना ले, तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता, बल्कि पुरुष और ज्यादा पूर्ण हो जाता है। पुरुष जो है, जो नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। अतः पूर्ण मनुष्य के लिए, पूर्ण पुरुष के लिए उसमें नारी का भी गुण होना क्या है, आवश्यक है। चलिए तीसरा, मतलब 15वां प्रश्न है कि डायरी क्या है। डायरी क्या है, देखिए डायरी क्या, आप जानते हैं मलेज की डायरी आपका एक चैप्टर था, जिसके लेखक मलेज है। तो डायरी क्या होता है, मैं आपको बता दूं। डायरी उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के, मतलब कामों को, जब कोई व्यक्ति अपने डेली लाइफ में जो घटनाएं घटित होती है रोज, यानी कि दिन भर में, मतलब दिन भर के क्रियाकलापों को लिखना ही क्या कहलाता है, डायरी कहलाता है। आप दिन में जितने सारे काम करते हैं, आप दिन में जितना क्रियाकलाप करते हैं, अगर आप उसको कहीं पर लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, डायरी कहलाता है। तो डायरी दैनिक क्रियाकलापों की एक पुस्तक होती है। इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है। और इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं के अनुभवों का वर्णन होता है। किसी व्यक्ति के डायरी से आप उसके मन का, भाव का, उसके जीवन के लक्ष्य का और उसकी आदतों का, जीवन की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अब अगला प्रश्न है कि अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है। अधिनायक कविता आपने पढ़ा होगा रघुवीर सहाय का। जो अधिनायक कौन है, अधिनायक एक तानाशाही, यानी कि एक सत्ता, जो तानाशाही नेता जो होता है, राजनेता, उसका प्रतीक है। तो अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो कवि के अनुसार अधिनायक आज के बदले हुए तानाशाह नेता है। अधिनायक कौन है, आज के बदले हुए तानाशाह नेता है। वे राजसी ठाट बाट में रहते हैं। उनकी पहचान है कि वह मखमल पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, छत्र चबर धारण करते हैं और उसके सिर पर क्या है, चबर डुलाया जाता है। तोप छुरा कर ढोल बजाकर वो क्या करते हैं, अपनी जय जयकार कराते हैं। कौन, अधिनायक, उसकी ये पहचान है। ठीक ना। तो अधिनायक आज के बदले हुए तानाशाह नेता है। वह पगड़ी धारण करते हैं, मखमल का वस्त्र पहनते हैं, छत्र चबर धारण करते हैं और तोप छुरा कर ढोल बजवा कर के क्या करते हैं, जनता से अपनी जय जयकार करवाते हैं, है ना।
देखिए, अब अगला है कि उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू कैसा है? ये जो उषा जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह की प्रकृति वर्णन, तो उषा का जादू कैसा है? तो बोलता है उषा का जादू काफ़ी मनमोहक है। उषा का जादू क्या है? काफ़ी मनमोहक है। उसका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण है। उषा का जादू काफ़ी मनमोहक है, उसका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण है। उसका जादू का ही प्रभाव है कि आसमान पूरे नीले रंग का शंख के समान दिखाई देता है। आसमान पूरे नीले शंख के समान दिखाई देता है, मानो राख से लिपा गया गीला चौका हो, अथवा लाल केसर के जल से धुली कोई काली सिल हो, अथवा सलेट पर कोई लाल रंग का जो खड़िया है वह मल दिया हो, और उषा का ही प्रभाव है कि वह अपना जादू बड़े प्रभावी ढंग से बिखेरता है। अब अगला प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? ये जयप्रकाश नारायण का है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण का भाषण, जिसको जयप्रकाश ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। जयप्रकाश नारायण जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और 1998 में जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, किसको? जयप्रकाश नारायण को। तो उन्हीं उसी प्रश्न का है ये, मतलब उसी चैप्टर का ये प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो देखिए, दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधि की स्थापना है। दलविहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य का भी हस्तक्षेप क्या होते जाएगा? कम होता जाएगा, और अंत में राज्य विहीन समाज की स्थापना होगा। और यह जो समाज जो है जो अवश्य लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा रूप प्रकट होगा। यह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। तो दलविहीन लोकतंत्र को जयप्रकाश नारायण ये बोलते हैं कि जो जो मतलब मार्क्सवाद और लेनिनवाद पे आधारित है, कौन? दलविहीन लोकतंत्र। ये कहता है कि जब कोई धीरे धीरे समाज जब मार्क्सवाद की ओर जाएगा तो राज्य का हस्तक्षेप क्या होते जाएगा? कमते जाएगा, और तभी एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकेगा, और वाकई में वह दलविहीन लोकतंत्र हो सकेगा। देखिए, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? ये है आपको ओ सदानीरा, जो जगदीश चंद्र माथुर की जो है ओ सदानीरा संस्मरण जो है जगदीश चंद्र माथुर की, उसी का है ये कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है। तो आप जानते हैं कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मूल कारण जंगलों की कटाई है। क्या है? जंगलों की कटाई है। यानी कि वृक्ष जो है जो अपना जड़ से क्या करता है? मिट्टी को बांध करके रखता है, पकड़े रहता है, और साथ ही नदी के जल को भी क्या करता है? गति को कम करता है। पर यदि वनों की कटाई के कारण ही नदी के जल पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, और इसी कारण चंपारण के क्षेत्रों में क्या है? बाढ़ बराबर आती है और विनाश होती है। तो चंपारण के क्षेत्रों में बाढ़ आने का एक ही मूल कारण है कि वृक्षों की कटाई, जो वृक्षों की कटाई हुई, जो मतलब मिट्टी को जड़ से कमजोर हो गया, और नदी बार बार अपना बाढ़ को लाती रही। देखिए, जीवन क्या है? ये जे कृष्ण मूर्ति का शिक्षा जो निबंध जो है, शिक्षा निबंध, जे कृष्ण मूर्ति का, जो बहुत जिद्दू कृष्ण मूर्ति जिसका पूरा नाम था, मैंने आपको बताया था, वही है। जीवन क्या है? तो जीवन बड़ा अद्भुत है, वह असीम है, अगाध है, यह अनंत रहस्य लिया हुआ है। कौन? जीवन। जीवन एक विशाल साम्राज्य है, जहां हम मानव कर्म करते हैं। केवल आजीविका प्राप्त करना मनुष्य का काम नहीं है ना? केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन समुदाय, जाति, देश का गुण है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं, है ना? यानी कि जीवन आप देखिएगा तो जीवन इससे भी बड़ा है। केवल बचपन, जवानी या बुढ़ापा ही जीवन नहीं है। जीवन मेघा का विकास है, प्रतिभा का विकास है। जीवन नूतन विश्व का क्या है? निर्माण है। तो आप लिख सकते हो संक्षिप्त में कि जीवन जो है, जो क्या है? एक बड़ा ही अद्भुत है, असीम है, अगाध है। जीवन अनंत रहस्य को लिया है। जीवन एक विशाल साम्राज्य है। केवल यह बचपन बुढ़ापा ही नहीं है, बल्कि मेघा का विकास है, प्रतिभा का विकास है, और जीवन नूतन विश्व का एक निर्माण है। किसने बताया है? ये जय कृष्ण मूर्ति ने। अब देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो मैंने आपको बताया था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत निबंध का ये प्रश्न है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बात करने के हुनर को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। बात करने के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है ना? स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं छू पाते। इसकी पूर्ण शोभा जो है, जो काव्य कला प्रवीण विद्वानों की मंडली में होती है, इस कला में किसी बातचीत को इतनी चतुराई के साथ शुरू किया जाता है कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत आनंद मिलता है, और इसी को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं।
तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की एक कला है, हुनर है, जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है और जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, लोग अपनी बात को इतनी अच्छा से शुरू करते हैं कि सुनने वाले को काफ़ी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। इसी को तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए, अब अगला है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? तो देखिए, ये संपूर्ण क्रांति से है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ देखिए, इसका मूल कारण है सरकार की नीतियाँ, है ना? आप लिखिएगा एग्जाम में कि इसका मूल कारण सरकार की नीतियाँ हैं। इसके कारण ही, सरकार की नीतियों के कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता है। सरकारी दफ्तर में, बैंक में, अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह फैला हुआ है, विकराल रूप धारण किया हुआ है। कौन? भ्रष्टाचार। और जनता उससे दब रही है। यहाँ तक कि शिक्षण संस्थानों में भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। युवा वर्ग का जो जीवन जो है वह बेरोजगार है, वह अंधकारों में भटक रहा है ना? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। तो सरकार की गलत नीतियों के कारण ही ये भ्रष्टाचार क्या है? पनपा हुआ है। देखिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? ये पुत्र वियोग कविता से लिया गया है ये। देखिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसीलिए कहती है कि उसने अपने बेटे की देखभाल और पालन पोषण में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। अपने बेटे को पूरे सुख सुविधा का ध्यान रखा। बेटा को ठंड न लग जाए इसलिए अपने गोद से नहीं उतारा। सारी सुविधाएं दिया। मंदिरों में जाकर के बेटा के आयु के लिए उसने पूजा अर्चना किया। फिर भी वह अपने बेटे की असमय मृत्यु की फिर भी वो अपने बेटे की मृत्यु को रोक नहीं सकी, अपनी बेटे की मृत्यु को टाल नहीं सकी। इसीलिए कवित्री अपने आप को असहाय और विवश कहती है। देखिए, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ये भी पुत्र वियोग से ही है। तो आप जानते हैं कि पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख को भूल जाती है। उसे अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचने का अवकाश ही नहीं रहता है। वह उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटे को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न हो जाए, इसलिए सदैव उसे अपने गोद में लेकर रहती है। उसे लोरी गाकर सुलाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है और मन्नतें मांगती है। पुत्र के लिए माँ ये सारे काम करती है। देखिए, तिरिछ क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो मैंने आपको बताया था कि तिरिछ जो है, जो छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है। तिरिछ क्या है? छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है जिसे विषखापड़ भी कहते हैं और उसके काटने के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ना? उसके काटने के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और कहानी में यह रूढ़ियों का प्रतीक है और साथ ही यह आतंक का भी प्रतीक है। लेखक इससे भय खाता है और इसी दंश के कारण लेखक के पिताजी की भी मृत्यु हो जाती। देखिए, अब अगला प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो महात्मा गांधी जो भितिहरवा आश्रम जो खोले थे, तो भितिहरवा आश्रम में महात्मा गांधी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्राम वासियों के मन से डर को दूर करने के लिए पुंडलिक जी को क्या किए थे? नियुक्त किए थे, है ना? पुंडलिक जी को बुलाए थे। पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम के शिक्षक थे और उनका एक और काम था कि भितिहरवा आश्रम में बच्चों को पढ़ाना और दूसरा काम था गांव वालों के मन से डर को दूर करना। वे लगभग 1 साल तक रह सके और अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया, जिले से बाहर कर दिया। फिर भी वह हर 2-3 साल पर आकर के भितिहरवा आश्रम को या गांव वालों को देख लिया करते थे, है ना? पुंडलिक जी। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? गौतम बुद्ध आनंद से क्या बोले थे? तो नारियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण, जब महिलाएं बौद्ध धर्म में प्रवेश करने लगी, तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया है वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि इस धर्म में महिलाएं, नारियां अब शामिल हो चुकी है। देखिए, अब आगे क्या बोलता है? छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करें। तो आप जानते हैं कि प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की जो तलवार है वह सूर्य की किरणों के समान प्रखर है, प्रचंड है। उसकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह मयान से निकलती है ना? और निकलती है। वह हाथियों को, झुंडों को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। और छत्रसाल की जो तलवार है ऐसे नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपटती है तो उसको मुंडन, मतलब सर के माला के मुंडनों की माला की भीड़ लगा देती है। लागत ती लपकी कंठ नागिन सी बैरिन की, अब रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल, है ना? वही। तो इतना आज मैंने इन प्रश्नों पे बात किया। फिर मुझे उम्मीद है आप लोग, अगर हिंदी का एग्जाम है तो आप लोग बेहतर तरीका से लिखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक हो सके आप इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए।
मैं बराबर इंटर और बीए दोनों का वीडियो मैं डालता हूँ। देखिए, किसी दिन अधिकतर बच्चे अक्सर बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर आप कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? है ना? मतलब आप मतलब क्या आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं? क्या मतलब आप कौन-कौन से एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं? तो मैं कुछ ही दिनों में आपको अपने स्ट्रगल की जर्नी लेकर के आऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या किया। मैं आपको ये बताऊँगा कि जब बचपन में ही मेरे फादर यानी कि मेरे पापा विकलांग थे और उनकी जब मृत्यु हो गई, तो बचपन से क्लास 7वीं कक्षा से ही मैं बच्चों को पढ़ा-पढ़ा करके पढ़ा। 10वीं में जब मैं था तब मैं दिन भर बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और फिर मैं रात रात में काफ़ी देर तक पढ़ कर के अपने आप हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट रहा। मैं इंटर में अपने कॉलेज में सेकंड टॉपर रहा। फिर मैं बीएचयू का एग्ज़ाम निकाला, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने पटना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम निकाला, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा निकाल करके कइयों को में मैंने नाम ले करके मैं उस यूनिवर्सिटी को लेफ्ट किया और बीए में मैं अपने कॉलेज का भी टॉपर रहा और अभी एमए मैं कर रहा हूँ और एमए मेरा लास्ट सेशन है, समाप्ति हो गया और एमए में भी मैं अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ और हाल ही फिलहाल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाला है, यूजीसी नेट क्वालीफाई किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एग्ज़ाम निकाला है और मैं बच्चों के बीच में बीपीएससी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को पढ़ाने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराने के लिए स्टूडेंट के बीच में मैं काफ़ी लोकप्रिय शिक्षक हूँ। बच्चे मुझे हिंदी का विजार्ड कहते हैं, कुछ बच्चे प्यार से। ये मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यदि आप मुझसे एक आध दिन क्लास करिएगा तो क्लास करने के बाद आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि वाकई में किसी भी टॉपिक को रटाना और किसी चीज़ को समझाना ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप मुझसे हमेशा जुड़े रहें और जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते, आप लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं बराबर वीडियो डालता रहूँगा, लेकर के आते रहूँगा, तो आप अधिकतर बच्चों के पास पहुँचाइए। इंटर के बाद करना क्या है, मैं इस पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा। बीए में आपको कौन सी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बीए में जब आप कोई सब्जेक्ट को ऑनर्स चूज करते हैं तो वहाँ रेगुलर ऑनर्स की क्लासेज आपको मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जी थैंक्स, धन्यवाद बच्चों, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।